देश के अन्य उद्योगपति जहां एक आदर्श या एक दिवा स्वप्न लगते हैं, वहीं उनसे भी अधिक संपन्नता के बावजूद धीरूभाई हम सबके आसपास क्यों वे अमीर या गरीब सबको संभव या यथार्थ लगते हैं। क्या जादुई करिश्मा था धीरूभाई के पास? इन सवालों के कई जवाब हैं, जिनमें से सबसे आसान व सर्वमान्य है नाम धीरूभाई, जन्म, निर्धन परिवार, शिक्षा मात्र मैट्रिक, पहला रोजगार 300 रुपये की नौकरी, पहली चाह गरीबी से मुक्ति और पहली उपलब्धि संपन्नता, यानी वह सब जो हम भी चाहते हैं। भाग्य व पुरुषार्थ, किस्मत व हिकमत या तकदीर व तदबीर ऐसे मुहावरे हैं जिनका व्यक्ति की सफलता व संपन्नता से बेहद नज़दीकी सरोकार है। जिन पर ये दोनों मेहरबान होते हैं वे आसानी से शिखर आरोही हो जाते हैं। ऐसे दुर्लभ लोगों में भी वे अपवाद हैं जो देर तक सफलता के उस पिरामिड पर आसीन रहते हैं जहां सुई की नोक जितनी जगह ही है। स्वर्गीय धीरूभाई ऐसे ही हस्ती थे जिन्होंने भाग्य व पुरुषार्थ के साथ अपनी प्रबल इच्छा शक्ति को जोड़कर अपने आसपास का माहौल बदल डाला। यही नहीं, भारतीय उद्योग जगत की बुनियाद रखने वाले टाटा बिरला से आगे बढ़कर वे आम भारतीय के लिए दिशा सूचक या रोल मॉडल बन गए। क्या कारण है कि अन्य उद्योगपति केवल एक आदर्श या एक दिवा स्वप्न लगते हैं, जबकि उनसे भी अधिक संपन्नता के बावजूद धीरूभाई हम सबके आसपास क्यों वे अमीर या गरीब सबको संभव या यथार्थ लगते हैं? क्या जादुई करिश्मा था धीरूभाई के पास? इन सवालों के कई जवाब हैं, जिनमें से सबसे आसान व सर्वमान्य है नाम धीरूभाई, जन्म, निर्धन परिवार, शिक्षा मात्र मैट्रिक, पहला रोजगार 300 रुपये की नौकरी, पहली चाह गरीबी से मुक्ति और पहली उपलब्धि संपन्नता के कारण हम भारतीय धीरूभाई को अपने बेहद नज़दीक पाते हैं। सबके जैसा होने का विश्वास दिलाते हुए वे आसानी से अनुकरणीय लगने लगते हैं। दुनिया की इकोनॉमी सुपर पावर बनने का हम स्वप्न देखने लगे हैं। धीरूभाई के कारण ही देश का औद्योगिक इतिहास 2 नए कालखंडों में बंट गया है। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास का कोई भी दौर हो वह उस धीरूभाई के बिना अधूरा लगता है, जिसने एक निर्धन शिक्षक के यहाँ जन्म लिया एवं रंग से राजा बनने की दंतकथा चरितार्थ करते हुए देश की औद्योगिक जगत ही नहीं वरन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के माइलस्टोन बनने का अपूर्व गौरव जुटाया। निसंदेह धीरूभाई पारस थे, पर वे उस यहूदी राजा की तरह लालची व मूर्ख नहीं थे जिसने देवपुत्रों के से आशीर्वाद मांगा था कि जिसे वह छुए वह सोना बन जाए। इस वरदान से उसका जीवन ऐसा अभिशाप हो गया कि राजा रोटी को छूता तो वह भी सोना बन जाती। राजा ने पुत्रों को छुआ तो स्वर्ण प्रतिमा बन गए। धीरूभाई को भी विधाता से संपन्नता का वरदान तो मिला था, पर इसका आधार था कर्म व इच्छा शक्ति, केवल स्पर्श नहीं। परिणाम, वे एक मुनीम की तरह केवल धन के ट्रस्टी नहीं बने, वरन धन का उपभोग व उपयोग करके उन्होंने रिलायंस जैसा विश्व स्तरीय औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया। स्वर्गीय धीरूभाई की इच्छा शक्ति तो इतनी प्रबल थी कि उन्होंने भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु को वरण किया। ब्रेन हैमरेज के दूसरे अटैक के बाद वे पूरे एक पखवाड़े 24 जून से 6 जुलाई 2002 बाणों की शैया जीवन रक्षक उपकरणों पर तब तक लेटे रहे जब उन्हें विश्वास हो गया कि एक दिन धीरूभाई नहीं रहेगा, लेकिन रिलायंस के शेयर धारक व कर्मचारी कंपनी का परचम फहराए रखेंगे। रिलायंस अब ऐसी अवधारणा बन गया है जिसमें अंबानीज अप्रासंगिक हो गए हैं। याद करें वह पखवाड़ा, धीरूभाई ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की 4थी मंजिल पर यमराज से लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी श्रीमती कोकिलाबेन आईसीयू में भी हमेशा की तरह उनके संघर्ष की मूक संबल बनी हुई है। अस्पताल की 3री मंजिल पर देश की गणमान्य हस्तियों के साथ अंबानी परिवार
उदासमना चर्चारित है। अस्पताल के बाहर धीरूभाई के प्रशंसकों की भारी भीड़ जुटी हुई है। मीडिया के लोग सबसे पहले व सबसे ज़्यादा जानने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ रिलायंस समूह वैसे ही कार्यरत है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 26 जून को रिलायंस कारोबार विस्तार के लिए 12 साल की अवधि के दस्तावेज पेटे 100 करोड़ रुपए जुटाता है। समूह की 2 कंपनियां ग्लोबल डिपॉजिट रसीदें प्लस करके 40 करोड़ डॉलर करीब 2000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करती है। सारी भागम भाग के बीच मुकेश व अनिल अंबानी एक ग्लोबल पेट्रो कॉरपोरेशन के साथ पूर्व निर्धारित बैठक में हिस्सा लेते हैं, पर धीरूभाई अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। उनकी जानलेवा रुग्णता की खबर से गिरे रिलायंस के शेयर मूल्य जब स्थिर होने लगते हैं, यानी धीरूभाई अपने 35 लाख से ज़्यादा बिजनेस पार्टनर्स अर्थात शेयर धारकों को पहले आश्वस्त करते हैं, फिर 6 जुलाई 2002 को यह नश्वर काया छोड़ते हैं। 7 जुलाई को रिलायंस के सारे दफ्तर या कारखाने फिर से पहले की तरह सामान्य हो जाते हैं। खाली रह जाती है मेकर चैम्बर नरीमन प्लाविंट मुंबई स्थिर धीरूभाई के कैबिन में उनकी लाल लेयर चेयर, जो हमेशा उनका यह कथन याद दिलाएगी, यदि एक धीरूभाई इतना सब कर सकता है तो सोचो हजारों धीरूभाई अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। धीरूभाई जैसा रोमांचक जीवन बिरलों को ही मिलता है। 7 दशक सन 1932 से 2002 में उन्होंने जो यश व संपदा कमाई उसे जुटाने के लिए अन्यथा 7 पीढ़ी व 7 युग भी शायद कम है। चोरवाड़ सौराष्ट्र से गुजरात के एक निर्धन शिक्षक के यहाँ जन्मे धीरूभाई के 5 भाई बहनों में तीसरा क्रम था। मध्यम वर्गीय अभावकों के बीच उनका लालन पालन हुआ। देश विदेश के हजारों MBA MTech को चलते चलते बिजनेस के गुड़ गुड़ सिखाने वाले धीरूभाई को मात्र मैट्रिक तक की विधिवत शिक्षा मिली, और वह भी गांव के एक साधारण स्कूल से। पैसा कमाने के लिए इतनी शिक्षा भी काफ़ी है, यह सोचकर वे 17 वर्ष की कच्ची उम्र में रमणीक भाई अपने बड़े भाई के बुलावे पर खाड़ी देश पहुंच गए और 300 रुपये वेतन पर एक फ्रेंच कंपनी की गैस स्टेशन पर क्लर्की करने लगे। गृहस्थी चलाने के लिए उन्होंने वहां कई पार्ट टाइम नौकरियां भी की, बीमा दावों के निराकरण हेतु परामर्श दिया और कमीशन कमाए। अदन में उनके साथ काम कर चुके उनके एक पुराने मित्र उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, असीम ऊर्जा थी धीरूभाई में। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब हम आराम करते थे तब वे देर रात तक एक बैल्कोनों में पार्ट टाइम नौकरियां करते थे। अपने मित्रों से ज़्यादा कमाई करने के बावजूद उनका गुजराती बुनियामन मास्तिक उन्हें बार बार टोकता रहा कि धन कमाना है तो नौकरी नहीं, अपना कारोबार करो, और संपन्नता का सुख अपने मित्रजनों के बीच है, पर देश में नहीं। यही हुआ। एक पुत्र मुकेश अंबानी को गोद में व दूसरे को पत्नी की कोख में लेकर धीरूभाई सन 1958 में स्वदेश आ गए। भुलेश्वर मुंबई स्थित जय हिंद सोसाइटी के 4थे माले के एक छोटे से फ्लैट में उन्होंने नए सिरे से अपनी गृहस्थी बसाई। मृदुभाषी व मिलनसार स्वभाव के कारण यहीं वे धीरू अंबानी से धीरूभाई अंबानी बने। रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से मस्जिद बंदर में उन्होंने एक ट्रेडिंग फर्म स्थापित की। 15,000 रुपये नकद पूंजी, एक टेबल, 2 कुर्सी व एक कॉन्टैक्ट नंबर पीपी फ़ोन के साथ वे खाड़ी देशों को मसाले व फैब्रिक्स निर्यात करने लगे। थोड़े ही दिनों में जेठा मार्केट के व्यापारियों के बीच उन्होंने एक और पहचान बनाई, किंग ऑफ चमक पॉलिस्टर। सन 1966 में धीरूभाई ने अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर नरोडा में 10,000 वर्ग मीटर के भूखंड पर 4 मशीनों की टेक्सटाइल मिल लगाई। सरकार के निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत रूस, पोलैंड, ज़ाम्बिया, युगांडा, सऊदी अरब को निर्यात से 70 के दशक में उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। नवंबर 1977 में 28 लाख शेयरों का वे रिलायंस का पहला जन निर्गम लाए, क्योंकि
बैंक व वित्तीय संस्थान उन्हें कर्ज देने में आनाकानी कर रहे थे। अब 58,000 लोगों का भाग्य धीरूभाई के पार्टनर्स रिलायंस के पहले शेयरधारक उनके साथ जुड़ गए। लाइजनिंग व लॉन्बिंग तथा मिलन सारिता व मार्केटिंग में बेहद माहिर धीरूभाई ने 1.5 दशक में टेक्सटाइल उद्योग में एक और कीर्तिमान बनाया। सन 1966 में सन 1951 में रिलायंस का सालाना टर्नओवर 66 लाख से बढ़कर 155 करोड़ रुपए हो गए, जबकि देश की स्थापित टेक्सटाइल मिलों बॉम्बे डाइंग या जेके सिंथेटिक को 100 करोड़ रुपए का माइलस्टोन छूने में 100 साल लगे हैं। धीरूभाई ने भी रिलायंस की सफलता व संपन्नता को अपने शेयरधारकों में ऐसी उदारता से बांटा कि रिलायंस निवेशकों का डार्लिंग शेयर बन गया। शेयर व शेर का अंतर न समझने वाले लोगों के मन में शेयर मार्केट के प्रति ललक पैदा करने का श्रेय धीरूभाई को ही है। इस संदर्भ में धीरूभाई का एक कथन दोहराना प्रासंगिक होगा। सन 1958 में ब्राटन स्कूल ऑफ डीन अवार्ड एशिया के किसी शख्स को पहली बार से नवाजा जाने पर उन्होंने कहा था, अमेरिका ने दुनिया में संपन्न राष्ट्र की अवधारणा पेश की है। कैसे विलक्षण बात है कि हम दिवाली पर लक्ष्मी पूजा धूमधाम से करते हैं, पर जो धनोपार्जन करते हैं उन्हें कोसते हैं। गुलामी के दौर में अफसरशाही की संप्रभुता ने हमें ऐसे भ्रमित किया कि हम देश के उद्योग व्यापार का महत्व ही भूल गए। अपने इस कथन व सोच के प्रति धीरूभाई स्वयं इतने दृढ़ थे कि जो भी अवसर उन्हें मिला उसका उन्होंने येन केन प्रकारेण दोहन किया, रिलायंस को आगे बढ़ाया व संपन्न बनाया। उनकी तूफानी गति ने उद्योग व्यापार ही नहीं, राजनीति व अफसरशाही में उनके कई दोस्त दुश्मन बनाए। विवादों के बीच उद्योग संचालन धीरूभाई की नियति बन गया। एक ज़माने में उनके कट्टर विरोधी रहे प्रखर पत्रकार अरुण शौरी सन 2003 में केंद्रीय विनिवेश मंत्री का एक कथन धीरूभाई की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके विरुद्ध समय समय पर लगे सारे आरोपों का सटीक जवाब है। देश के यशस्वी राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की उपस्थिति में श्री शौरी ने स्वप्रेरणा से कहा, मैं पत्रकार था तब मानता था कि धीरूभाई लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर अनुमति से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जबकि आज हम सब यह मानते हैं कि तब ये प्रतिबंध ही गलत थे। इनके कारण ही देश पिछड़ा। हमें धीरूभाई को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने गौरज रूरी व कालातीत प्रतिबंधों को बदलने का जो माहौल बनाया वह आज नियंत्रण मुक्ति व आर्थिक सुधार का आधार है। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री की हैसियत से सरकार की भूल की ऐसी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति करके उस समारोह में श्री शौरी ने खूब तालियां बटोरी, पर इन तालियों की अंतर्ध्वनि सुने जो कहती है, स्वर्गीय धीरूभाई जैसे उद्योगपतियों के दुस्साहस व दूरंदेशी के कारण ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय उद्योग बचे रहे, अन्यथा हम शायद आज भी अविकसित राष्ट्र ही होते। यही नहीं, आज़ादी के बाद उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यह नहीं कहना पड़ता। भारत को विकसित व संपन्न राष्ट्र बनाना हर भारतीय वासी का लक्ष्य होना चाहिए। इस संदर्भ में श्री मुकेश अंबानी का एक आलेख बिजनेस इंडिया जनवरी 2002 उल्लेखनीय है, जिसमें वे लिखते हैं, अमेरिका में भारतवंशियों की सफलता व संपन्नता साबित करती है कि स्वदेश में उनकी बौद्धिकता व उद्यमशीलता का दोहन नहीं हुआ। सिलिकॉन वैली में 700 IT संस्थानों के मालिक भारतीय हैं। अमेरिका के 39% चिकित्सक भारतीय हैं। अमेरिका की सरकारी गैर सरकारी रिसर्च लैब में भारतीय बायोटेक्नोलॉजिस्ट की खास साख है। नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन US में 35% वैज्ञानिक भारतीय हैं। श्री मुकेश अंबानी आगे लिखते हैं, अब हमें देश में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें लोग अपनी प्रतिभा व क्षमता का अधिकतम दोहन करके खुद भी लाभान्वित हो और देश भी प्रगति करे।
हमने जो खोया है उसे समेटने व संवारने का यह शायद अंतिम मौका है। इस संदर्भ में 60 के दशक से टेक्सटाइल उद्योग के कार्यरत व रिलायंस के पॉलिएस्टर हेड श्री सुभाष सप्रा का एक कथन। साक्षात्कार दैनिक भास्कर 21 दिसंबर 1958 दोहराना प्रासंगिक होगा, जो दर्शाता है कि देश हित में दूर की सोचने व उसे द्रुत गति से लागू करना धीरूभाई का स्वभाव था। श्री सप्रा ने कहा है, रिलायंस का पहला पॉलिएस्टर संयंत्र देश का भी पहला विश्वस्तरीय संयंत्र है। 60,000 टन उत्पादकता का यह प्लॉट देश के पहले पॉलिएस्टर संयंत्र से 3 गुना बड़ा था। इसकी पॉलिएस्टर उत्पादकता भी देश की कुल ज़रूरत से ज़्यादा थी। रिलायंस ने सबसे पहले भारत से पॉलिएस्टर का निर्यात शुरू किया। हालांकि मेड इन इंडिया ब्रांड तब दुनिया में हेट दृष्टि से देखा जाता था। उन दिनों मुंबई पोर्ट से जो सामान निर्यात होता था उसमें रिलायंस के कंटेनर सबसे बड़े व सबसे ज़्यादा होते थे। श्री धीरूभाई ने 70 के दशक में अनुमान लगा लिया कि केवल कॉटन से बढ़ती आबादी की कपड़ों की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकेंगी। कॉटन का सस्ता, टिकाऊ व संभाव्य विकल्प पॉलिएस्टर है। श्री सप्रा ने अपने इस साक्षात्कार का समापन इस प्रसंग से किया था। एक बार कुछ लोग धीरूभाई से मिलने आए। हमेशा की तरह उनसे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? धीरूभाई ने भी आदतन सवाल के जवाब में सवाल दागा, मेरे पीछे क्या है? जवाब मिला, दीवार। धीरूभाई बोले, मुझे यह दीवार नहीं दिखती, मैं हमेशा दीवार के उस पार दिखता। अवरोध व बाधाओं के आर पार देखने की अद्भुत क्षमता के कारण ही धीरूभाई ने वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए, जो आज रिलायंस की सफलता व संपन्नता की स्थायी बुनियाद बने हुए हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट पर अरबों का निवेश उनकी ऐसी दूरदृष्टि थी जिसकी आज भी कोई और मिसाल नहीं है। टेक्सटाइल उद्योग में अपूर्व सफलता, संपन्नता व लीडरशिप मिल गई तो श्री धीरूभाई ने कम मूल्य पर माल बेचकर भी मार्जिन बढ़ाया और मशीन से बैकवर्ड इंटीग्रेशन की रणनीति अपनाई थी। बिजनेस इंडिया के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे जाने पर इस रणनीति का उन्होंने बेहद रोचक अंदाज में खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, मैं पॉलिएस्टर बनाता था, मैंने सोचा इसका बाप कौन? फिर नया सवाल उठा, बाप का बाप कौन? धीरूभाई की ऐसी उद्यमी जिज्ञासा व उनके समाधान खोजने की उनकी ज़िद के कारण ही रिलायंस कई कंपनियों की एक कंपनी बना है। बुनियादी संसाधन व संयंत्र वर्ल्ड क्लास होंगे तो अच्छे उत्पाद बनेंगे और उन्हें प्रतिस्पर्धा मूल्य पर बेच सकेंगे। यह सोचकर ही रिलायंस ने हजीरा, जामनगर, नरोडा, पातालगंगा कॉम्प्लेक्स व उनके पुत्रों ने नवी मुंबई में धीरूभाई नॉलेज सेंटर की स्थापना की थी। यही नहीं, इन भीमकाय संयंत्रों को रिकॉर्ड समय व न्यूनतम लागत में स्थापित करने का रिकॉर्ड भी बनाया है रिलायंस ने। श्री मुकेश व श्री अनिल अंबानी ने संयंत्रों की स्थापना के समय मोर्चे पर खुद आगे खड़े रहकर अपनी फौज का नेतृत्व संभाला है। पातालगंगा में भीषण बाढ़, हजीरा में महामारी प्लेग, जामनगर में प्रचंड समुद्री तूफान या गुजरात में विनाशकारी भूकंप भी उनके इरादों को कमज़ोर नहीं कर पाए, क्योंकि वे ऐसे पिता के पुत्र हैं जिसने निजी जीवन में उन्हें संपन्नता के सारे सुख तो दिए, पर कामकाजी ज़िंदगी में आराम व असंभव जैसे शब्द बोलने व सुनने की भी अनुमति नहीं दी। 2 घटनाएं इसका प्रमाण हैं। 24 जुलाई 1989 की रात को पातालगंगा में 8 घंटे में 20 इंच पानी बरसा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड आंधी ने वहां स्थित करीब 90 इकाई को तहस नहस कर दिया। 400 लोग मारे गए, 1500 परिवार प्रभावित हुए। 1500 करोड़ रुपए लागत का रिलायंस का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बाढ़ की चपेट में आ गया। तूफान थमते ही सुबह 7 बजे अंबानी सक्रिय हुए। 200 एकड़ में फैला जटिल कॉम्प्लेक्स आधे घंटे में बंद कर दिया गया।
रिलायंस के बड़े अधिकारियों की आपात बैठक हुई। 72 घंटे में दुनिया व देश से विशेषज्ञ बुलवा लिए गए। 96 घंटे में 6000 लोगों की टीम ने रिलायंस कॉम्प्लेक्स को पहले जैसा बना दिया। 2 सप्ताह में पॉलिएस्टर इकाई पहले की तरह काम करने लगी। दूसरी घटना है 8 जून 1998 को जामनगर में समुद्री तूफान। इससे 550 लोग गुम हो गए। रिलायंस उन दिनों वहां 24,000 करोड़ रुपए लागत की ग्रास रोड रिफाइनरी लगा रहा था। 50,000 लोग राउंड द क्लॉक काम कर रहे थे। तूफान की खबर मिलते ही रातों रात श्री मुकेश अंबानी व श्री हीतल अंबानी, धीरूभाई के भतीजे, स्वर्गीय रसिकलाल के पुत्र व रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नेतृत्व में सेंट्रल कमांड बनी। 24 घंटे में मुंबई से 100 लाइन का टेलीफोन एक्सचेंज शिफ्ट हो गया और 15 दिन में पहले से ज़्यादा 60,000 श्रमिक कर्मचारी काम पर लग गए। आम धारणा है कि 6 फरवरी 1986 को पहले मस्तिष्क घात के बाद श्री धीरूभाई ने अपने पुत्रों को उद्योग संचालन की शिक्षा दीक्षा देनी शुरू की। पर सच्चाई यह है कि श्री मुकेश व श्री अनिल स्कूली शिक्षा के दौरान ही श्री धीरूभाई व श्री रसिकलाल मेश्वनी, श्री धीरूभाई के भागीदार व उनकी बहन त्रिलोचन बहन के पुत्र निधन सन 1985 के सहयोगी हो गए थे। स्कूली शिक्षा के अंतिम साल में ही श्री धीरूभाई ने ही श्री मुकेश अंबानी को एक ट्रेंड फेयर में हिस्सा लेने के लिए पोलैंड भेज दिया। रिलायंस के पहले जन निर्गम 1977 के आवेदन दोनों भाइयों ने गिने। रिलायंस पर जब पहला छापा पड़ा था तब श्री मुकेश अंबानी मुंबई के यूडी सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। श्री धीरूभाई ने उन दिनों न्यूयॉर्क में थे। श्री मुकेश अंबानी ने ही श्री रसिक भाई के साथ सरकारी अधिकारियों का सामना किया था। स्टैनफोर्ड से एमबीए करने के बाद सन 1951 में श्री मुकेश अंबानी स्वदेश लौटे तो दूसरे ही दिन पातालगंगा भेज दिए गए थे। उनकी देखरेख में रिलायंस का पहला इमिग्रेशन प्रोजेक्ट रिकॉर्ड अवधि 17 माह में पूरा हुआ, जबकि इस प्लांट के लिए टेक्नोलॉजी प्रदायकर्ता ड्यूपॉन्ट ने इसी आकार का दूसरा संयंत्र इससे पहले 30 माह में पूरा किया था। श्री अनिल अंबानी ने वॉर्टन स्कूल से अंतिम टर्म पेपर पूरा करते ही दिसंबर 1982 को स्वदेश लौटे ही थे कि श्री धीरूभाई ने उनकी पीठ को थपथपाया, पर साथ ही आदेश दिया कि शाम को ही फ्लाइट पकड़कर अहमदाबाद पहुंचो और कल से नोएडा में काम करना शुरू करो। विदेश से पढ़ाई करने के बाद लौटे अनिल अंबानी ने छोटे से अवकाश की अनुमति मांगी तो पापा का जवाब था, छुट्टियों व मौज मस्ती के लिए ज़िंदगी में खूब अवसर मिलेंगे, अभी ये समय नहीं है। देश की सुप्रसिद्ध कॉरपोरेट लेखिका गीता पिरामल ने सही कहा है, इट इज़ टफ बीइंग अ बिरला और अ टाटा, बट इट इज़ इवन टफर बीइंग एन अंबानी। थिंक बिग एंड मूव फास्ट, बड़ा सोचो व तेज चलो, यह वह सूत्र वाक्य है जो पिता से पुत्र को प्राप्त हुआ। श्री धीरूभाई ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट समय पूर्व करने का ट्रेनिंग भी अपने पुत्रों को अपने ही अंदाज में दी थी। वे उन्हें बड़े अटपटे लक्ष्य व साधन देते थे। मसलन जामनगर में रिफाइनरी की स्थापना के समय श्री मुकेश अंबानी को पापा से निर्देश हर रोज़ कम से कम 44 करोड़ रुपए खर्च करें। ज़्यादा खर्च करें तो अच्छी बात है, पर कम खर्च हो तो कारण बताएं। परिणाम, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास रूट रिफाइनरी 36 माह में स्थापित हो गई, जो लागत व समय दोनों मापदंडों से एक विश्व रिकॉर्ड है। डोंट थिंक यू कैन अचीव एनीथिंग ऑन योर ओन, मत सोचो कि सब कुछ तुम अकेले कर लोगी। यह धीरूभाई का दूसरा मंत्र है। श्री मुकेश अंबानी कहते हैं, बिजनेस इंडिया दिसंबर 1957 ट्रस्ट इन ट्रूप्स के इस सबक का सुफल है कि हमने अपने स्टाफ पर जितना विश्वास किया वह कई गुना होकर वापस लौटा। देश के यशस्वी उद्योगपति श्री राहुल बजाज के अनुसार धीरूभाई में सफलता की चाह कूट कूट कर भरी।
उनकी यह प्यास कभी नहीं बुझी। वे लक्ष्य तय करते थे और लोगों में बांट देते थे। अपने सहयोगियों को अधिकार व आज़ादी देते थे और केवल चौकसी करते थे। इस रणनीति से विगत 15 वर्षों में रिलायंस ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट समय पूर्व किए। ना सुनना धीरूभाई का स्वभाव नहीं था। यही बात श्री मुकेश अंबानी के शब्दों में दोहराए तो असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में ही नहीं है। रिलायंस में कार्यरत लोग कहते हैं, हमने श्री धीरूभाई को कभी सर नहीं कहा। वे हमारे लिए मालिक बाद में थे। उनमें मालकियत का अहम था ही नहीं। सबकी केयर कंसर्न उनका स्थायी स्वभाव था। रोज़ दोपहर में उनके दफ्तर में ओपन सेशन होता था। कोई भी कर्मचारी अपने पुत्र या पुत्री का विवाह आमंत्रण देने जाता तो 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का गिफ्ट या कर्ज ले जाता था। अंतिम दिनों में वे 3 घंटे ही दफ्तर आते थे, पर अपने साथियों से मिलने की परंपरा उन्होंने बंद नहीं की। इस संदर्भ में श्री धीरूभाई का कहना था कि आधे भरोसे जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब है आधा अविश्वास। यदि कोई कहता है कि वह किसी पर 90% भरोसा करता है, तो वास्तव में वह कहता है कि तुम 10% भरोसेमंद नहीं हो। शेयर मार्केट के शहंशाह धीरूभाई। यह सही है कि 70 के दशक में वित्तीय संस्थानों ने श्री धीरूभाई को रिलायंस के विस्तार हेतु कर्ज देने में आनाकानी की, तो वे शेयर मार्केट में आ गए। यह भी सही है कि इस माध्यम से उन्हें न्यूनतम लागत की पूंजी मिली, पर इनसे सबसे बड़ा सच यह है कि इस पहल से श्री धीरूभाई की सफलता व संपन्नता का एक हिस्सा आम लोगों तक पहुंचने लगा। छोटे छोटे शहरों व कस्बों के लोगों का रुझान शेयरों के प्रति बढ़ने लगा और भारतीय शेयर मार्केट में हलचल होने लगी। इस तरह धीरूभाई शेयर मार्केट्स के भी उद्धारक बने। उनसे ही आम निवेशकों ने सीखा कि सोच समझकर थोड़ी सी जोखिम उठाए, नजरें खुली रखें तो अपनी बचत को इक्विटी में निवेश करके अच्छा रिटर्न जुटा सकते हैं। रिलायंस ने 1977 से 1995 के दौरान 3 निर्गमों से 1.2 करोड़ से ज़्यादा शेयरधारकों की फौज खड़ी की। सन 1992 में रिलायंस पहली कंपनी है जिसका यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड इश्यू आया। रिलायंस सन 94 में GDR का दूसरा यूरो इश्यू लाई। श्री धीरूभाई को कई नियोन्मेषी दस्तावेज पहली बार भारतीय शेयर मार्केट में लॉन्च करने का श्रेय हासिल है, तो रिलायंस देश की पहली कंपनी है जिसने अमेरिकन शेयर मार्केट में पहली बार सफलता के साथ GDR इश्यू बेचा। श्री धीरूभाई की वित्तीय मामलों की सूझबूझ भी बहुत गहरी थी। यह जानकर ही उन्होंने जो भी पहल की उसका सही समय चुना और उसे लागू करने में भी विलंब नहीं किया। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बार कहा था कि मुझे रिलायंस में साल के यूरो ब्रांड का आवेदन मिला। सायं 4 बजे मैंने आवेदन पर अनुमति लेकर हस्ताक्षर किए और सायं 7 बजे मुझे पता चला कि रिलायंस ने डील पूरी कर ली है। श्री धीरूभाई अपने शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर शेयर मार्केट के धुरंधर खिलाड़ियों से भी भिड़े हैं। मार्च 1982 में कलकत्ता में एक शेयर ट्रेडिंग सिंडिकेट ने रिलायंस शेयरों की बड़ी मात्रा में शॉर्ट सेलिंग शुरू की। मकसद था रिलायंस के शेयर मूल्य गिराना, घटे मूल्य का वापस खरीद करना व बाद में सामान्य मूल्य पर बेचकर मुनाफा कमाना। श्री धीरूभाई अपने निवेशकों को इस लूट से बचाने के लिए पर्दे के पीछे से मैदान में कूद पड़े। हालांकि तब उनके पास साजिश से बचने के लिए अतिरिक्त पूंजी नहीं थी। श्री धीरूभाई के मित्रों ने उनके लिए सिंडिकेट के 11 लाख शेयर खरीद लिए। सिंडिकेट से जुड़े लोग श्री धीरूभाई की चाल में फंस गए। उन्होंने सौदा उतारने के बजाय शेयरों की डिलीवरी मांगी जो सिंडिकेट के पास नहीं थे। शेयर मार्केट में ऐसी हलचल हुई कि शेयर ट्रेडिंग के इतिहास में पहली बार बिना अवकाश 3 दिन तक लगातार BSE बंद रहा। इसके बाद शेयर मंडियों में श्री धीरूभाई की ज़बरदस्त साख स्थापित हो गई। सन 1995 में
फिर श्री धीरू भाई ने शेयर मार्केट में हलचल पैदा की थी। डुप्लीकेट शेयरों के आरोप में रिलायंस की सफाई नहीं सुनी गई तो उन्होंने धमकी दे डाली कि वे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की शेयर बीएसई को हटा लेंगे। यदि ऐसा हो जाता तो बीएसई व इसके ब्रोकर्स पर यह वज्रपात हुई होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वाले शेयरों का केंद्र एनएसई बन जाता, बीएसई सुनसान हो जाता। स्पष्ट है कि श्री धीरू भाई का अपनी बात कहने व उसे मनवाने का अंदाज बिल्कुल अलग था। आमतौर पर ना वे कहते नहीं थे और कभी ना वे सुनते भी नहीं थे। वार्टन के डीन पैट्रिक हॉकर कहते हैं, धीरू भाई ने रिलायंस को भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह बनाया, पर इससे बड़ा काम उन्होंने यह किया कि करोड़ों आम निवेशकों को शेयर मार्केट में निवेश करना सिखाया। वे भारत में निवेश की अवधारणा पैदा करने वाले ऐसे शख्स हैं जो निवेशकों, खासकर बिजनेस वर्ल्ड के लिए प्रेरणापुंज बने रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ विभाजन पूर्व हमारी महत्वाकांक्षाएं बड़ी बड़ी हैं, हमारी प्रतिबद्धता बहुत गहरी है, हमारे प्रयास इनसे भी बड़े हो। रिलायंस के लिए यही मेरा सपना है, भारत के लिए भी यही मेरा दर्शन है। धीरू भाई अंबानी। अवसरों से भरा पूरा है हमारा देश। यदि आप स्वप्न देखते हैं तो वे यही पूरे हो सकते हैं। हमने यह कर दिखाया है। भारतीय माहौल व मार्केट में अवसर उपलब्ध है, वे किसी अन्य देश में नहीं मिल सकते। मुकेश अंबानी। पिता व पुत्रों के ये दो व्यक्त हैं। धीरू भाई ने वॉर्टन स्कूल डीन मेडल लेते समय यह बात कही थी। श्री अनिल व श्री मुकेश अंबानी ने बिजनेस इंडिया का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 1997 लेते समय दूसरी बात कही। गौर करें कि पिता पुत्रों के विचारों में कितनी समानता है। अलग अलग समय कही गई अलग अलग बात एक दूसरे का विस्तार, एक दूसरे की पूरक प्रतीत होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि तीनों समान सोचते थे और एक निर्णय पर पहुंच जाने पर केवल लक्ष्य भेद करते थे। इसी तालमेल व एकजुटता के कारण पिता पुत्रों की इस तिड़कड़ी ने देश के औद्योगिक जगत में ऐसा चमत्कार किया है जो अन्यथा उनके लिए संभव है, जिसके पास जादुई चिराग हो। सन 1966 में 15,000 रुपये की पूंजी के साथ एक साधारण ट्रेडिंग फर्म के रूप में जन्मा था रिलायंस समूह। आज इस समूह में 2 दर्जन कंपनियां हैं, 51 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं। समूह का टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, लाइफ साइंस क्षेत्र में अग्रणी व अव्वल दखल है। रिलायंस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पैराक्साइलिन उत्पादक, 5वां सबसे बड़ा पॉलीप्रोपिलीन, 10वां सबसे बड़ा पीवीसी उत्पादक है। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रॉसरूट रिफाइनरी का मालिक संचालक है रिलायंस समूह। देश के निजी क्षेत्र के इस सबसे बड़े औद्योगिक समूह का शुद्ध मुनाफा अर्जन के आधार पर दुनिया में 175वां क्रम है। दुनिया के फॉर्चून 500 कंपनियों में बिक्री के अनुसार रिलायंस का क्रम 400वां है। वित्त वर्ष 2004 से 2005 में रिलायंस समूह ने करीब 99,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर पेटे 6,200 करोड़ रुपए शुद्ध मुनाफा कमाया। कुल अचल संपदा 63,737 करोड़ रुपए हो गई। समूह की नेटवर्क 30,327 करोड़ रुपए पहुंच गई। 11,510 करोड़ रुपए के निर्यात के साथ रिलायंस देश की सबसे बड़ी निर्यात कंपनी है। इसके उत्पाद 100 से अधिक देशों में पहुंच रहे हैं। रिलायंस समूह के कुल टर्नओवर में पेट्रो रिफाइनिंग व मार्केटिंग सेक्टर का हिस्सा आधे से भी ज़्यादा है। जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी 286 लाख टन कच्चा तेल उत्पन्न करती है और क्षमता का 106% कर रही है। रिलायंस को पेट्रो उत्पादक पेट्रोल व डीजल की रिटेल बिक्री के लिए 5,800 आउटलेट्स खोलने की अनुमति मिली है। रिलायंस ने BSS को अधिग्रहित करके रिलायंस
एनर्जी लिमिटेड नामकरण किया है। जून 2003 में नए विद्युत कानून के लागू होने के बाद रिलायंस एनर्जी का कारोबार तेज़ी से बढ़ा है। समूह ने भी इसे एकीकृत ऊर्जा उत्पादक बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। रिलायंस द्वारा IPSL का अधिग्रहण सार्वजनिक इकाइयों के निजीकरण का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। एक साल में IPSL का मुनाफा 2 गुना हो गया है। सन 2002 में रिलायंस ने कृष्णा गोदावरी घाटी के गहरे पानी में गैस खोजी थी। इसका नामकरण हुआ था धीरूभाई 1। रिलायंस समूह ने 7 ट्रिलियन घनफुट गैस के बराबर नई खोज की घोषणा की थी। तदनुसार प्राप्त गैस 14 ट्रिलियन घनफुट हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि D6 ब्लॉक के 80% क्षेत्र में अभी ऑयल व गैस की खोज बाकी है। इसके अतिरिक्त समूह बॉम्बे हाई बेसिन में तथा महानदी ऑफशोर व कच्छ ऑफशोर बेसिनों में खोज रहे हैं। रिलायंस को 32 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स में गैस ऑयल खोज की अनुमति मिली हुई है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,88,000 वर्ग किलोमीटर है। इन खोजों से रिलायंस को भविष्य में कितना राजस्व मिलेगा ये कोई भी नहीं बता सकता, पर जो अभी तक प्राप्त हुई है उसी से आगामी वर्षों में रिलायंस को 10,000 करोड़ रुपए सालाना प्राप्त होंगे। रिलायंस इन्फोकॉम का पहला चरण पूरा हो गया है। रिलायंस इंडिया मोबाइल इसके साथ दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्राहक आधार बढ़ाने वाली कंपनी हो गई है। रिलायंस इन्फोकॉम की योजना है वायरलाइन, वायरलेस, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस, डेटा सर्विसेज, डेटा होस्टिंग, एंटरप्राइज ब्रॉडबैंड, कंज्यूमर ब्रॉडबैंड, इंफोटेनमेंट कंटेंट, ISP व कन्वर्जेंट सॉल्यूशंस प्रदान करे। इसके साथ रिलायंस की संचार सेवा विश्व की सबसे बड़ी व सबसे जटिल हो जाएगी, पर समूह का नकद प्रवाह बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। इसके लिए रिलायंस ने मुंबई में 132 एकड़ के कैंपस में धीरूभाई नॉलेज सिटी स्थापित की है। रिलायंस समूह के बास्केट में एक और रहस्य छुपा है। रिलायंस लाइफ साइंस की खोज जो अभी R&D अवस्था में है। इसका एक उत्पादक स्किन ग्राफ्टिंग लॉन्च हो गया है। इसकी R&D टीम के 110 सदस्य जो खोज रहे हैं वह भविष्य में समूह के लिए बड़ी पूंजी आवक का स्रोत बनेगी। पचौली, जेरेनियम, लेमन ग्रास से एरोमेटिक ऑयल भी कंपनी बनाने जा रही है, जिसे क्रमशः रेलिएकर पा, रेलिएकर जी व रेलिएकर ली ब्रांड का नाम लॉन्च किया जाएगा। जामनगर में 130 करोड़ भूमि पर रिलायंस औषधीय खेती कर रहा है। संक्षेप में कहें तो रिलायंस समूह के प्रमुख बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल, गैस व दूरसंचार। इनमें से कुछ सेगमेंट में समूह का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। 3-4 साल में ऑयल व गैस के समूह के टर्नओवर में हिस्सेदारी 10,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। रिलायंस के 5,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप 2-3 साल में बिक्री शुरू करने लगेंगे। रिलायंस इन्फोकॉम ने पहले ही परिचालन वर्ष में मुनाफा अर्जक होने का गौरव जुटा लिया है। रिलायंस अब ग्राहक केंद्रित समूह बन रहा है। यह श्री धीरूभाई का स्वप्न है। श्री मुकेश व श्री अनिल अंबानी इस स्वप्न को धरोहर मानते हुए कहते हैं, धीरूभाई के स्वप्न, इच्छा व लगन हमारी ऐसी प्रेरणा है जिस पर चलकर हम रिलायंस को विश्व का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक समूह बनाना चाहते हैं। मुकेश अंबानी सन 1957 में जन्मे श्री धीरूभाई अंबानी के बड़े पुत्र श्री मुकेश अंबानी ने मुंबई विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से MBA कोर्स किया है। सन 1981 से रिलायंस समूह से विधिवत जुड़ने के बाद श्री मुकेश अंबानी ने टेक्सटाइल से पॉलिएस्टर फाइबर्स और पेट्रोकेमिकल्स के बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाई है। श्री मुकेश के नेतृत्व में रिलायंस समूह ने 51 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं जुटाई है, जिनसे सालाना उत्पादन क्षमता 10 लाख टन से बढ़कर 90 लाख टन हुई है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद
कन्वर्टिबल्स व ब्रांड पहली बार जारी करने का उन्हें श्रेय है। श्री मुकेश के नेतृत्व में 25,000 करोड़ रुपए लागत की ग्रास रूट रिफाइनरी जामनगर में स्थापित हुई। रिलायंस समूह को टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पावर, टेलीकॉम खिलाड़ी बनाने में श्री मुकेश अंबानी ने अपने पिता की भरपूर मदद की है। 50 पावर पीपुल्स 2003 सूची में अव्वल, 50 सर्वाधिक सम्मानित बिजनेस लीडर सूची में 33वें क्रम में फाइनेंशियल टाइम्स लंदन जनवरी 3 एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर डिकेड अवार्ड 2002 बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन लगातार 4 वर्ष इंडियाज़ मोस्ट एडमायर्ड सीईओ बिजनेस बैरन्स टेलर नेल्सन्स सोफ्रेक्स मोड सर्वे जुलाई 2002 अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ईयर अवार्ड 2000 बिजनेस ऑफ द ईयर 1957 ग्लोबल लीडर फॉर टुमारो 1994 व टाइम रोस्टर ऑफ यंग लीडर्स फॉर द न्यू मिलेनियम से श्री मुकेश अंबानी नवाजे गए हैं। असंभव शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है। नीता अंबानी से विवाहित श्री मुकेश अंबानी 2 पुत्रों आकाश जन्मे 1991 व अनंत जन्म 1995 तथा एक पुत्री ईशा के पिता हैं। अनिल अंबानी सन 1959 में जन्मे श्री धीरूभाई के छोटे बेटे श्री अनिल अंबानी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से विज्ञान स्नातक होने के बाद वॉर्टन स्कूल यूएस से एमबीए डिग्री हासिल की है। सन 1983 में रिलायंस से जुड़ने के साथ ही वे समूह के पब्लिक फेस हो गए थे। उन्हें भारतीय कैपिटल मार्केट्स में कई नवोन्मेषी निवेश दस्तावेज पहली बार लॉन्च करने का गौरव हासिल है। रिलायंस की ग्लोबल डिपॉजिटरी खरीद, इश्यू, कन्वर्टिबल्स व ब्रांड्स की बिक्री में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इनमें 100 साल का ये की ब्रांड इश्यू विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, पावर जनरेशन, टेलीकम्युनिकेशनल सर्विसेज व पोर्ट टर्मिनल में 36,000 करोड़ रुपए के निवेश व निर्माण प्रोग्राम में सक्रिय भूमिका निभाकर श्री अनिल अंबानी ने अपने पिता व बड़े भाई श्री मुकेश अंबानी के साथ रिलायंस समूह को टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, पावर, इकोफॉर्म व टेलीकॉम क्षेत्र में अग्रणी व अव्वल बनाया है। 50 पावर पीपल 2003 सूची में अव्वल, एंटरप्रेन्योर ऑफ द डिकेड अवार्ड बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन अक्टूबर 2002, फर्स्ट वॉर्टन इंडियन एक्यूमनी अवार्ड 2001, वॉर्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम, द पावर 50 बिजनेस बैरन अगस्त 58, न्यू हीरो इन बिजनेस एंड फाइनेंस फॉर इंडिया, एशिया वीक, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली 25 बिजनेस व फाइनेंस लीडर सूची, बिजनेस बेस के अलावा श्री अनिल अंबानी बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 1957 अवार्ड बिजनेस इंडिया से नवाजे गए हैं। वे वार्टन बोर्ड ऑफ ओवरसीज व इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के नियंत्रण मंडल के मनोनीत सदस्य हैं। राज्यसभा में मनोनयन के साथ राजनीति में नई पारी उन्होंने शुरू की है। अपने ज़माने की लोकप्रिय अभिनेत्री टीना मुनीम से विवाहित श्री अनिल अंबानी 2 पुत्र जय अनमोल जन्म 1991 व जय अंशुल जन्म 1995 के पिता हैं। भावुक मां नहीं, आयरन लेडी साबित हुई कोकिलाबेन। विधाता की व्यवस्था कैसी विलक्षण है कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी समस्या चुटकी बजाते ही सुलझा लेते हैं, पर छोटी छोटी भूलें खूब करते हैं। संभवतः ऐसी ही कई चूक कर गए हैं स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी। अपने पुत्रों को उन्होंने 65,000 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर के साथ रिलायंस समूह सौंपा था। पुत्रों ने भी 2 साल में इसे 99,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा दिया था, पर पिता की तीसरी पुण्यतिथि 6 जुलाई 2006 के पूर्व ही रिलायंस समूह भाइयों के बीच विवाद की गिरफ्त में फंस गया है। व्यक्तिगत अहंकार इसका कारण है या कोई और, यह सच्चाई तो उजागर नहीं हुई, पर देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के दोनों वारिसों
सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप व कार्यालयीन भ्रष्टाचारों से अपने स्वर्गीय पिता की प्रतिष्ठा को कलंकित किया। शुक्र है कि धीरूभाई की धर्मपत्नी कोकिलाबेन भावुक माँ बनकर अपने पुत्रों के इस अप्रिय द्वंद्व का मूक दर्शक नहीं बनी और उन्होंने मध्यस्थता की भागडोर संभाल ली। अपने स्वर्गीय पति के निकटवर्ती मित्र आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन केवी कामत को कोकिलाबेन ने बंटवारे का प्रारूप बनाने को कहा। श्री कामत ने मोटे तौर पर सुझाया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी परिवार की होल्डिंग के 3 हिस्से हो। कोकिलाबेन को 40% मिले। वे इसमें से 10% अपने दोनों पुत्रों, गोवा के जाने माने बिजनेस टाइकून राज सालगावंकर से विवाहित दीप्ति एवं चेन्नई के भद्रश्याम कोठारी से विवाहित नीना के बीच बांटे। 30-30% मुकेश व अनिल अंबानी को प्राप्त हो। श्री कामत ने रिलायंस समूह की कंपनियों का जो नियंत्रण मालिकाना हक बांटा, उसका वास्तविक आवंटन अभी होना है, पर कोकिलाबेन द्वारा 18 जून 2005 को जारी पत्र के अनुसार रिलायंस समूह की 5 प्रमुख कंपनियों में से रिलायंस इंडस्ट्रीज व आईपीएल मुकेश अंबानी के नियंत्रण में रहेगी। अनिल अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस एनर्जी व रिलायंस कैपिटल सौंपी गई है। अनिल ने 19 जून को उन्हें प्राप्त कंपनियों के नियंत्रण संचालन के लिए एक नए समूह अनिल धीरूभाई अंबानी एंटरप्राइजेस के गठन की घोषणा की। तदनुसार रिलायंस समूह विधिवत 2 हिस्सों में बंट गया है। इस समझौते की खास बात यह है कि दोनों भाई रिलायंस टेक का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोनों समूहों के बीच आगामी 5 साल के लिए नो कॉम्पिट अनुबंध भी हुआ है। माँ केवल माँ होती है, उसके अन्य सारे रूप स्वरूप संतान की भलाई के लिए बनते, बदलते व बिगड़ते हैं। कोकिलाबेन ने न केवल इस आदि सत्य को पुनर्स्थापित किया, वरन यह भी साबित किया कि वे उस शख्स की पत्नी हैं जो लौह पुरुष था। कैसा विलक्षण भाग्य पाया है कोकिलाबेन ने। जामनगर के एक पोस्टमास्टर के यहाँ जन्मी कोकिलाबेन ने औपचारिक शिक्षा केवल 9वीं क्लास तक प्राप्त की। आधा जीवन पति के संघर्ष में भागीदार बनकर खाड़ी देश या मुंबई की चाल में गुजारा। अंग्रेज़ी उन्होंने प्रौढ़ावस्था में सीखी ताकि पिता पुत्रों की वाणिज्यिक चर्चा सुन सके, समझ सके। कई सालों बाद रिलायंस के शेयरधारकों की सालाना सभा में आना जाना शुरू किया। इसका भी एक खास प्रयोजन था। वे जानना चाहती थी कि उनके पति व पुत्रों के छोटे छोटे पार्टनर्स अंबानी परिवार के बारे में क्या सोचते हैं। पति के जीवन काल में कोकिलाबेन ने कभी रिलायंस के कारोबार में हस्तक्षेप नहीं किया, पर जब दुर्दिनों का सामना करना पड़ा तो वे दोनों पुत्रों के बीच आयरन लेडी बनकर खड़ी हो गई। धर्मपरायण कोकिलाबेन का कहना है, ठाकुर जी, श्रीनाथ जी उनके इष्ट है कि कृपा कहे उन्होंने मेरे स्वर्गीय पति की धरोहर प्रतिष्ठा बचा ली। मित्रों, अब बारी फिर पुत्रों की है। उन्हें पिता की उम्मीदें पूरी करनी है और रिलायंस को उसकी खोई साख लौटाना है। माँ की ममता का कर्ज भी पुत्रों पर कई गुना बढ़े। रिलायंस के लाखों निवेशकों के लिए सांत्वना की बात यह है कि मुकेश व अनिल अंबानी ऐसे पिता की संतान हैं जो दूरदेशी था, जो दुस्साहसी था, जो संकटों से उबरने में माहिर था। रिलायंस के शेयरधारक निश्चित है तो उसका दूसरा कारण है सुरंग के दूसरे छोर पर हमेशा होती है रोशनी। रिलायंस समूह की गैर वाणिज्यिक गतिविधियाँ। अभाव से लड़कर जो लोग स्वावलंबी व संपन्न हो जाते हैं, वे गरीबों की उदारता से मदद करते हैं, पर इसका उनका अपना अलग अलग अंदाज होता है। निर्धनता के भुक्तभोगी और उससे मुक्त होने के कारण वे जानते हैं कि सीधे मदद करना गरीबों को पराश्रित बनाना व प्रकारांतर में उनका अपमान करना है। ऐसे लोग समाज के वंचित समुदाय को बिना शोर मचाए ऐसे अवसर सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं कि वे दरिद्रता से मुक्त हो, उनका भी जीवन स्तर सुधरे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी व उनकी धर्मपत्नी कोकिलाबेन
का आधा जीवन निर्धनता से लड़ने व इससे उबरने पर खर्च हुआ। जीवन के उत्तरार्ध में इस दंपति को अपार संपन्नता मिली तो उन्होंने इसका एक हिस्सा समाज को लौटाया और यही संस्कार अपने पुत्रों श्री मुकेश व श्री अनिल अंबानी तथा बहू नीता व टीना अंबानी को सौंपे। इस उदारता का सुफल है कि रिलायंस ने जहां भी कारखाने लगाए वहाँ वाणिज्यिक निर्माण कार्य बाद में शुरू किया। पहले उस क्षेत्र में जन सुविधाएं का फैलाव किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के ग्रामीणों या गुजरात में जामनगर, हजीरा या पातालगंगा क्षेत्र के रहवासी अब जल आपूर्ति के लिए पहले की तरह दूर दराज के कुओं पर निर्भर नहीं हैं। उन्हें पानी घर में ही मिलता है। कभी वे मीलों यात्रा करके चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते थे, अब यह उनके नज़दीक उपलब्ध है। गाँवों के बच्चे अच्छे स्कूल भवन में पढ़ते हैं। कई गाँवों के नन्हे मुन्नों को तो स्कूल पहुंचने के लिए निःशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध है। ग्रामीण युवक काम करना चाहे तो उन्हें आसानी से रोजगार मिल सकता है। प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति मिल जाती है। पातालगंगा, हजीरा व जामनगर में धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन व JS अंबानी एजुकेशन ट्रस्ट कई स्कूल संचालित कर रहा है। पातालगंगा के नज़दीक लोधीवाली में रिलायंस ने 82 बिस्तरों का मॉडर्न अस्पताल स्थापित किया है। कई गांवों में 24 घंटे खुले रहने वाले मेडिकल सेंटर है। अपने कार्य क्षेत्र में रिलायंस ने सैकड़ों पक्की सड़कें बनवाई है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सहकारिता के आधार पर महिला मंडल बनवाए हैं। इन क्षेत्रों के लोगों को पता है कि प्राकृतिक आपदा के समय सरकारी मदद से पहले रिलायंस की टीम राहत के लिए दौड़ी आएगी और बिना पूछताछ व बिना भेदभाव अपना काम शुरू कर देगी। जामनगर में 1998 में समुद्री तूफान आया था तो रिलायंस टीम रातों रात पहुंच गई थी। समूह ने सारे क्षेत्र में 2 लाख फूड पैकेट, 10,000 किलो दूध, 1.25 लाख किलो चावल, 50,000 किलो आलू प्याज वितरित किए थे। 24 घंटे में 100 वाटर टैंक सैकड़ों पर दौड़ाने लगे थे। 3 दिनों में 2000 बिजली के खंभे खड़े हो गए थे। 7 मेडिकल सेंटर व 4 एम्बुलेंस ने रोगियों व घायलों का उपचार किया था। इन सारे राहत कार्यों की देखरेख कोकिलाबेन व श्रीमती नीता मुकेश अंबानी ने की थी। श्री धीरूभाई का निधन हुआ तो जामनगर के अभिभूत नागरिकों ने इसलिए कहा था, रिश्ते से हमने जवाई अर्थात दामाद खोया है, पर व्यवहार से हमारा मसीहा चला गया है। अपने कार्य क्षेत्र के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी रिलायंस समूह पूरी जवाबदारी के साथ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है। गुजरात सरकार से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर इंफॉर्मेशन व कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स व डॉक्टरल लेवल की शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। यहाँ अभी 1000 छात्र अध्ययनरत हैं। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में 4 से 17 वर्ष की कम उम्र के 1000 बच्चे अध्ययनरत हैं। धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 1000 प्रतिभावान छात्रों को 7 से 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिल रही है। रिलायंस कारगिल स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। सन 1925 में स्थापित सर हरकिशन दास निरोधमन दास हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का प्रबंधन रिलायंस ने संभाल रखा है। यहाँ 150 चिकित्सक कार्डिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंकोलॉजी चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाते हैं। यह अस्पताल मध्यम वर्गीय व निर्धन परिवार में बेहद लोकप्रिय है। श्रीमती नीता मुकेश अंबानी ने नवंबर 2002 में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल स्थापित किया है। यहाँ संपन्न परिवारों के बच्चों की वर्ल्ड क्लास शिक्षा के लिए जो उच्च शिक्षित फैकल्टी जुटाई गई है, उनमें कई PhD है तो कई विदेश में शिक्षित अध्यापक। जनवरी 2001 में गुजरात में भूकंप के बाद राहत सामग्री लेकर अंजर पहुंचने वालों में श्रीमती नीता अंबानी अव्वल थी।
40 वर्गीय श्रीमती नीता अंबानी ट्रेंड डांसर और समूह की सांस्कृतिक गतिविधियों नेतृत्व संभालती है। अंबानी परिवार की छोटी बहू टीना अंबानी भी रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ी हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइंस लॉस एंजल्स से प्रशिक्षित श्रीमती टीना अंबानी ने रिलायंस के प्रीमियम फैब्रिक ब्रांड हार्मनी को पुनर्जीवित किया है। वे हर साल हार्मनी शो आयोजित करती है। मुंबई के गैर सरकारी समाज सेवा संगठन असीमा हार्मनी से प्राप्त मदद से गली कुचों के बच्चों का पुनर्वास हो रहा है। श्रीमती टीना अंबानी के अनुसार जीवन के उतरान में यह संतोष भारी सुख पहुंचाता है कि हमने दूसरों की मदद की, उनका जीवन स्तर सुधारा। श्री मुकेश अंबानी ने यही बात अपने एक आलेख में पीपल प्रायोरिटीज एंड पोटेंशियल बिजनेस टुकड़े अगस्त 2002 में इन शब्दों में कही है। वी शुड endeavor to enhance the dignity of every Indian by making them stand on their feet। हमें प्रयास करना चाहिए कि हर भारतीय को स्वावलंबी बनाकर उनका आत्मविश्वास और